द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई और बहनों के लिए हम लोग यहां पर सामान्य ज्ञान, जो कि आपके 50 नंबरों का अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको हम लोग एक्सीड पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। तो यदि आप प्रश्नों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस बुक को अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने आज के प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं किसमें कितना है दम। तो भैया यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, उसमें लिखा गया है वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ बताना आपको आवश्यक है कि ये जो आपके 4 विकल्प लिखे गए हैं इसको आपको पढ़ना है और विकल्प पढ़ के आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। अथवा आप अगर कमेंट बॉक्स में ना टाइप करना चाहें तो अपने मन में भी आंसर को दोहरा सकते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर होगा हमारा, जहाँ से पहला साल का पहला दिन स्टार्ट होता है 1 जनवरी। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है। तो घास के जो मैदान वाला जो पारितंत्र होता है उसमें संख्या का पिरामिड किस प्रकार से होता है, यही आपको बताना है। फटाफट आप विकल्प को पढ़िए और आंसर बताते चलिए। इसमें भी हमारा पहला वाला विकल्प सीधा होता है, हमारा बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वायोम में चराई अनुक्रम का पूर्ण विकास हुआ है। तो चराई अनुक्रम का पूर्ण रूप से विकास दिए गए विकल्पों में से कहाँ पर हुआ है। तो चराई के लिए आपका जो अनुक्रम है वो विकल्प तीसरे के लिए पहला वाला जो आपका विकल्प है सवाना घास के मैदान, जिसको हम लोग सवाना वायोम भी कहते हैं, ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो चौथे नंबर में डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो इससे हम लोग जो ओजोन की परत होती है उसकी मोटाई का माप करते हैं, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। किसी भी प्रश्न का डिटेल में व्याख्या नहीं करना है आपको। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस चीज़ को अपने लूसेंट की बुक से या अरिहंत की बुक से जाके डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने का यही मतलब होता है। यहाँ पर डिटेल में अगर व्याख्या करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा समय हमारा खर्च हो जाएगा। 5वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज सुगंध आती है। तो फल की जो सुगंध आती है वो किसमें से आती है, ये नीचे आपके 4 विकल्प लिखे गए हैं, चारों में से कौन सा रसायन हमारा सही रहेगा ये बताना है। और यहाँ पर आपका विकल्प सबसे आखिरी वाला एथिल एसीटेट बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सामान्यतः बैटरी में कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है। तो बैटरी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं। तो 6वें प्रश्न में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, विकल्प डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। ये नहीं वाला शब्द विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो देखिए पहला वाला सही है, बी वाला सही है और डी वाला सही है, लेकिन ये सी नंबर वाला देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपकेंद्र, ये कहाँ पर है, श्रीहरिकोटा में है। ये आपका कौन सा है, ये आपका गलत लिखा गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लूसेंट की बुक से ढूंढ लीजिएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपग्रह केंद्र ये कहाँ पर है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अगर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो हम इसको पिन कमेंट में इसका आंसर लिख देंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ें। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी स्टूडेंट इसका आंसर देगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। पिन करने से मतलब होगा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर आपका ही कमेंट दिखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है। तो भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक कौन सा है। तो स्वाभाविक सी बात है विकल्प सी हमारा हिमालय बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को हम लोग क्या कहते हैं। तो 9वें नंबर में कर्सोफाइट्स जो विकल्प है विकल्प सी ये हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो आपके प्रश्न लिखे गए हैं वो अच्छे खासे लेवल के हैं, यानी कि आप लोग ने कुछ डिटेल में अगर पढ़ाई किया होगा तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर पर राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अब आपको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है और किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है ये आपको बताना है। तो 10वें नंबर में विकल्प सी स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के क्षेत्र में राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो दिए गए विकल्पों में अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा तो आप इसका आंसर गुजरात बता सकते हैं, क्योंकि गुजरात समुद्र तट पे है और यहाँ पर जो लवणता है या बेकार बंजर भूमि है वो अधिकांश मात्रा में पाई जाती है। 12 नंबर पर चलते हैं। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है? तो इन 5 राज्यों के समूह में कौन शामिल नहीं है? स्वाभाविक सी बात है, केरल इसमें शामिल नहीं है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब 13 नंबर से हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, ये चीज़ें बार बार बताई जा चुकी हैं, तो यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को नहीं बताएंगे। रीजनिंग में हमें क्या करना है, आप पुराने लेक्चर देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को हम लोग यहाँ पर दोहराना नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20 नंबर के प्रश्न पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 20 नंबर के प्रश्न पर। इसमें लिखा है, भारत में जो 73वां संविधान संशोधन किया गया था उसके अंतर्गत भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो 73वां संविधान संशोधन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको डिटेल में आपको पढ़ लेना है। अगर अभी तक नहीं पढ़ना है, अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। 1-2 नंबर का प्रश्न इससे ज़रूर पूछा जाएगा। और इसमें भाग 9 को जोड़ा गया था, जो कि आपके ग्राम पंचायत है, और उसके बाद आपका नगर पालिका से भी संबंधित सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी। आगे बढ़ते हैं अपने 21 नंबर के प्रश्न पर। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर बाध्यकारी हैं। तो भारत का जो उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है वो किसके लिए बाध्यकारी होता है, ये आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से। तो दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त जो विकल्प है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। भारत के सभी न्यायालयों के द्वारा ये बाध्यकारी होता है। विकल्प डी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। केंद्र सरकार की ओर से भारत में नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो नोट मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें हमारा आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक बिल्कुल सही रहेगा। 23 नंबर पर बढ़ते हैं। जब व्यावसायिक गतिविधियों में एक सामान्य मंदी हो तो उस समय आने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो इकोनॉमिक्स का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो इस प्रकार की जो बेरोजगारी होती है वो चक्रीय बेरोजगारी होती है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से लॉरेंज जो वक्र है वो किस चीज़ को दर्शाता है? तो लॉरेंज जो वक्र है किसको दर्शाता है भैया? तो लॉरेंज जो वक्र है वो आय वितरण को दर्शाता है। विकल्प डी हमारा सही है। कार और डीजल किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो कार और जो डीजल है वो संयुक्त मांग के उदाहरण हैं, क्योंकि जब कार रहेगी तभी डीजल बिकेगा, जब डीजल बिकेगा तो कार खरीदना बहुत ही आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों की मांग दोनों एक दूसरे के पर निर्भर है। आगे बढ़ते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इस जगह का जो उत्खनन है उससे संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? तो यहाँ से इतिहास के आपके प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सांकलिया जो भाई साहब हैं महोदय थे, उन्होंने इसका उत्खनन किया था। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ था? तो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में विभाजित हुआ था। कौन सी बौद्ध संगति में? तो यहाँ पर आपका चौथी बौद्ध संगति बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। तो सती प्रथा का सबसे पहले जो अभिलिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो ये एरण अभिलेख से हुआ है। विकल्प सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। पारसियों का एक बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जिसको हम लोग नवरोज के नाम से जानते हैं, इसका परिवर्तन किसने किया था, यानी कि इसको दोबारा स्टार्ट किसने कराया था? तो यहाँ पर बलबन आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। और 30 नंबर के प्रश्न में आपको जोड़ा मिलाना है। तो कौन सा विभाग किससे संबंधित है, यही जोड़ा मिलाना है। तो पहले हम लोग जोड़ा मिलाएंगे, बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो चलिए भैया, दीवाने अर्ज जो डिपार्टमेंट था वो सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रसातल किससे संबंधित था? ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था।
दीवानी इंसाफ किससे संबंधित है? सरकारी जो पत्र व्यवहार होते हैं उनसे संबंधित है। और वजारत के लिए क्या बचा? जो रुपए की लेन देन होती थी यानी वित्तीय मामले होते थे उसके संबंधित है। तो यहाँ पर आपका जो क्रम बन रहा है 4 1 2 3 का बन रहा है और ये कहाँ पर है? 4 1 2 3 ये आपके विकल्प डी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु के रूप में बिठोवा की उपासना कहाँ पर प्रचलित है? तो विष्णु के ही रूप माने जाते हैं बिठोवा महाराज और इनकी जो उपासना की जाती है वो कहाँ पर की जाती है? तो ये आपका जो दिया गया विकल्प ए है ये महाराष्ट्र, ये आपका बिल्कुल सही रहेगा। 32 नंबर के प्रश्न में भी हमें जोड़ा ही मिलाना है, तो चलिए पहले जोड़ा मिलाएंगे और बाद में विकल्पों को देखेंगे। तो फुतुह किससे संबंधित है? तो फुतुह भैया इसका जो जोड़ा बनेगा पहले नंबर पे पहले नंबर पे ही जाएगा। तो बिना मांग ऐच्छिक ज्ञान फुतुह कहलाता है। बलायत क्या कहलाता है? आध्यात्मिक क्षेत्र कहलाता है। बरकत क्या कहलाता है? एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता कहलाती है। और मलफूज क्या होता है? सूफी संत का वार्तालाप कहलाता है। तो इसमें सीधा सीधा क्रम बन रहा है 1 2 3 4 और ये कहाँ पर है? ये आपके पहले वाले विकल्प में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सी घटना इसमें गलत लिखा गया है यही आपको बताना है। जरा ध्यान से सारे विकल्पों को एक बार देख लीजिए। 33 नंबर में जो देवगांव की संधि हुई थी उसके बारे में लिखा है 17 दिसंबर 1818, ये आपका बिल्कुल गलत है और बाकी के तीनों दिए गए विकल्प हमारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। पहला वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना सबको पता होना चाहिए भैया, ढाका में हुई थी। और कौन सा सन था? 1906 था। आगे बढ़ते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो पंजाब केसरी किसे कहते हैं? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहते हैं। लाल बाल पाल, ये आपने नाम सुना होगा, उसमें लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय। इन्हें हम लोग पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बैंक है SBI यानी भारतीय स्टेट बैंक और दूसरे नंबर पर है बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल में जो काला जीरा होता है, एक धान की फसल होती है जिसको हम लोग काला जीरा के नाम से जानते हैं, को किस राज्य ने GI टैग प्रदान किया है? तो काला जीरा को GI टैग दिया गया है। ये मुख्यतः हिमाचल प्रदेश की फसल होती है और ये किस राज्य ने GI टैग दिया है? तो यहाँ पर आपका जो विकल्प रहेगा वो पहला वाला विकल्प उड़ीसा आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास के उत्पादन में शीर्ष देश कौन सा है? तो सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहाँ पर होता है? सर्वाधिक कपास का उत्पादन आपके थाईलैंड में होता है। पहला वाला विकल्प दिए गए विकल्पों में से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो अगर रबड़ के उत्पादन में भारत के सभी राज्यों को रखा जाए तो नंबर 1 पे कौन सा राज्य आएगा? नंबर 1 पे आएगा केरल। ठीक है। भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो 23वें नंबर के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। दिया गया जो सी वाला विकल्प है ये आपका विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। भारत के राज्य भूटान से सीमा बनाते हैं, तो भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा बनाते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये तीनों सही हैं, यानी कि दिए गए विकल्पों में उपयुक्त सभी हमारा सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसकी अधिक उपज से संबंधित नहीं है? तो हरित क्रांति किस फसल से संबंधित नहीं है यही आपको बताना है। तो हरित क्रांति सॉरी यहाँ पर प्रश्न जल्दबाजी में गलत पढ़ दिया है। हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो हरित क्रांति धान और गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। दिया गया आपका सी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। 44 नंबर पर चलते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है उसका क्या कारण होता है? तो महासागरों में ज्वार भाटा जो आता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण आता है, अभिकेंद्र बल के कारण आता है और अपकेंद्रीय बल, ये तीनों कारक होते हैं महासागरों में ज्वार भाटा आने के। ठीक है। 45 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय की खेती अगर आपको करनी है तो कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है? तो यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है। आपको पता होना चाहिए कि असम में लैटेराइट मिट्टी ही पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर चाय का उत्पादन सर्वाधिक होता है।
भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो असम में जो डिगबोई तेल उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर वो जो है वो सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। दिया गया सी वाला विकल्प हमारा यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 47 नंबर के प्रश्न पर। संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किसका सही मेल नहीं है? चलिए, ये सारी अनुसूचियाँ पढ़नी है और इसमें से कौन सा कथन गलत लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर डी नंबर पे देखिए, 11वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान निहित है। ये आपका जो शायद 47 नंबर में डी वाला विकल्प है ये हमारा गलत है और जो गलत है वही हमारा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से हैं दिए गए विकल्पों में से? देखिए, ये सी वाला, ए वाला और डी वाला ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं और जो ए नंबर पे हैं, सॉरी सी बी डी ये मौलिक अधिकार हैं और ए वाला ही हमारा क्या है, समान नागरिक संहिता, ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। आगे बढ़ते हैं। धन विधेयक का प्रस्ताव कहाँ पारित किया जा सकता है? तो धन विधेयक का जो प्रस्ताव होता है वो लोकसभा में पारित किया जा सकता है। विकल्प पहला वाला हमारा बिल्कुल सही रहेगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का हम लोग आखिर प्रश्न सॉल्व करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो उसके कहने का मतलब ये है कि जब संविधान निर्मात्री परिषद का गठन हो रहा था तो भारत की कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था? तो यहाँ पर आपका क्या होगा, 10 लाख। 10 लाख की जनसंख्या पर एक विधान परिषद के सदस्य का चुनाव किया गया था। तो यहाँ पर हमारे विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। तो इस टोटल प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने अपने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें से रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दिया है। तो आपने रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़कर टोटल कितने प्रश्न सॉल्व किए हैं, उनमें से आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा यदि आपके पास कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो या कुछ भी आपको कुछ कहना हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट अथवा यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी आप इस यूट्यूब चैनल के बारे में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।